हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10 की चौथी प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नावली 10.4 के सॉल्यूशन की। और इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, और जिन बच्चों ने देख लिया होगा, ये भी मैं पूरा पूरा विश्वास रखता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से ही कर दिए होंगे। प्रश्नावली के अंदर टोटल 12 सवाल हैं। 12 सवालों में से 6 सवाल पहले पड़ाव में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नहीं मैंने पहले से ही लिख दिए ताकि समय ज्यादा ना लगे। ठीक है, और बहुत अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन अमूमन यहां से बनता है, इस एक्सरसाइज से एक सवाल हमेशा इस टॉपिक से बन जाता है। तो बहुत अच्छे से आपको, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स भी करे हैं और इस चैप्टर को भी आप उसी तरीके से देख रहे होंगे। और एक बात और, आप लोगों को पहले भी मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया है मैंने कि रिवीजन बहुत जरूरी है आपका। आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे तो इस सिलेबस को अच्छे से समझ पाएंगे और पेपर में आने वाले सवालों को आप समय जो आपको मिलता है उस समय में आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं तो भैया पूरा सिलेबस कर लोगे, पूरा कोर्स कवर कर लोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो पेपर के समय आप अपने आप को ऐसा ही पाओगे जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है ना। तो रिवीजन, पैरेलल रिवीजन करते रहें। जो कोर्स है वो चल रहा है, और साथ के साथ आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपके पास समय निकलता हो वो मैथ्स को शुरू से चैप्टर 1 से रिवाइज करते हुए चलें, ताकि पीछे की चीजें अगर अच्छे समझ में आएंगी तो आगे की चीजें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी आपको। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली के सॉल्यूशन की। जो बेसिक बातें हैं कि हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर, बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर सीखा क्या था। हमने दो सदिशों की सदिश गुणा सीखी थी। दो सदिशों की हमने सदिश गुणा के लिए बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे सदिश गुणन के लिए, जिसको हम लोगों ने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहा था बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसका एक नाम और होता था, बहुत डिटेल से हमने बात करी इंट्रोडक्शन में, लेकिन चलो थोड़ा कनेक्शन बनाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, यानी कि अगर एक वेक्टर हमारे पास में ए हो, है ना, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी हो, इनके बीच का ये एंगल थीटा हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग इनकी सदिश गुणा करते हैं, सदिश गुणा को लिखने का तरीका, ए और बी के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने अदिश गुणा पढ़ी थी, जिसमें यहां पर क्रॉस ना आकर के हम लोग इस चिन्ह को डॉट से रिप्लेस कर दिए, डॉट लगाते थे। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि इसको सॉल्व करने पे एक सदिश राशि मिलती है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर हमें एक अदिश राशि मिलती है। ठीक है बच्चों, और इस सदिश और अदिश के खेल को बहुत अच्छे से हमने समझाया है। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता था, कहा था कि वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। चूंकि ये एक सदिश राशि है, ये तो केवल और केवल अदिश राशि का ही एक कॉम्बो बना है, तो हम लोगों को इसको दिशा दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक मात्रक सदिश, यानी कि एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर अंग्रेजी में एन कैप इस्तेमाल करते हैं। और ये एन कैप जो है, एन कैप सदिश ए तथा बी के लंबवत एक सदिश है। सदिश ए तथा बी के लंबवत एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। मात्रक सदिश यानी कि क्या है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर। अभी थोड़ा सा सिर्फ जोड़ रहा हूं, बाकी इस चीज को हमने डिटेल से समझा है। और एन कैप की डायरेक्शन देखने के लिए हमने वहां पर बहुत अच्छे समझाया था कि अगर हम लोग एक रोज भी कर रहे हैं तो आप जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कोई भी आपके घरों में इंस्ट्रूमेंट हो, पेंच वाला इंस्ट्रूमेंट मैं बताता हूं, तो हम लोग यहां पर जैसे आप पेचकस रखो यहाँ या पेनी रखो, ऐसा फील करो जहां ये आपस में मिल रहे हैं, यानी कि जो इनका कोई इनिशियल पॉइंट है, जहां से ये प्रारंभिक दोनों का ये है। जब एक रोज भी निकालते तो इस पेन को ए से बी की तरफ ऐसे घुमाओ,
आप देखोगे ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा। और जब आप किसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, जैसे आप लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट घर में कोई भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई खिलौना हो जिसमें पेच लगे हों या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जब आप उस पेच में पेचकस लगा करके आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पेच बाहर की तरफ आता है, खुल जाता है। सही बात है। तो यानी कहने की बात यह है कि जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एन कैप की दिशा इस पेन की दिशा में होगी जहां मेरा पेन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बोर्ड पे तो ऐसे दिखा नहीं पाएंगे ना, तो हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे दिखा देते हैं कि ये हमारा एन कैप है, और एन कैप जो है वो इससे भी 90 डिग्री कोण बनाता है और इससे भी 90 डिग्री कोण बनाता है। भले ही वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 3D फिगर है, तो एन कैप की दिशा को ध्यान रखेंगे। एन कैप हमेशा ही ए और बी के लंबवत एक मात्रक सदिश होगा। ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन में करी थी। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है उसको भी डिटेल से मैंने आपको बताया था, तो अब नहीं बताएंगे, अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यार फिर से दोबारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना। एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एक बार कर चुके हैं, फिर से एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले सीधे पहले क्वेश्चन पे चलिए आप। पहले क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए हमारे पास में ये है, बी हमारे पास में ये है, तो ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने का मतलब है सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया था, लेकिन यहां भी चलो बताता हूं, जो लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखा जिन लोगों ने, वो भी इस बात को आराम से समझ जाएंगे। भले ही आगे के क्वेश्चन में दिक्कत आए, लेकिन इसको तो समझ ही जाएंगे। उसने कहा कि हमें दिया है कि वेक्टर ए जो है बच्चों वो दिया है आई कैप माइनस का 7j कैप और प्लस के 7k कैप, और वेक्टर बी जो दिया है हमें दिया गया है आई 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, बेसिकली हम लोग सारणिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सारणिक का इस्तेमाल करते हैं। और सारणिक जब बनाते हैं तो सबसे पहली रो R1 जो होगी, पहले वाली रो, पहले वाली जो पंक्ति है, उसमें लिखा जाएगा आई कैप, जे कैप और बच्चों के कैप। और नीचे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो बच्चों पहले वेक्टर ए के गुणांक यहां लिखे जाएंगे। वेक्टर ए के गुणांक कह रहा हूं मैं, लेकिन गुणांक सही नहीं रहेगा, हम ये कहेंगे कि वेक्टर ए के अदिश घटक यहां लिखे जाएंगे। अदिश घटक क्या होता है? जैसे जो आई का गुणांक है वो, जो जे का गुणांक है वो, जो के का गुणांक है वो, अदिश घटक। यहां पर भी फिर वेक्टर बी के अदिश घटक, तो यहां पर 3 -2 और 2। उम्मीद करता हूं ये वाला पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि सारणिक का चैप्टर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है और हम लोग 10वां चैप्टर कर रहे हैं, और सारणिक का चैप्टर बच्चों चौथा चैप्टर था, 4th चैप्टर था, तो उम्मीद करता हूं वो आपने कर लिया होगा। तो वहां पर आप लोगों ने इसका प्रसार करना सीखा था, ठीक है ना। आप लोगों को कोई ऑपरेशंस यूज नहीं करने हैं। कभी आप सोचो कि इसके अंदर भी हमें रो वन मतलब रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा ही काम रहेगा। इसमें सीधा का सीधा आपको प्रसार कर देना है, और प्रसार भी आप लोग पहले रो के सापेक्ष ही कर दोगे। मतलब कि आप लोग प्रसार कैसे करते थे, पहले हम लोग यहां पे आई लिखेंगे, ठीक है, फिर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यानी कि 2 सत्ते 14 माइनस के 14 माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस के 14, लेकिन एक माइनस पहले से होता है, चलो बाद में लिखेंगे नहीं तो ज्यादा घिच पिच हो जाएगा। तो माइनस के 14 यहां आ जाएगा। फिर बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, माइनस आएगा क्योंकि दूसरे एलिमेंट पर, जो एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट उस पर हम माइनस यूज करते थे। सारणिक में ये बात बताई थी हमने, माइनस क्यों यूज करते थे वहां पे मैंने बता रखा भाई, बहुत अच्छे से बता रखा। तो यहां पर आ जाएगा, फिर ये रो खत्म कर दो और पहले वाली खत्म। 2 एकम 2 माइनस 21, 2 एकम 2 माइनस 7 या 21, फिर प्लस का के कैप आ जाएगा, और के कैप को जब लिखेंगे तो पहली रो खत्म हो गई और तीसरी कॉलम खत्म हो गई। माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 21, माइनस माइनस का 21। इसको आप सॉल्व कर लो तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से हमें बड़े ही आसानी से आप दोनों वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लोगे। देखो माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस के 14 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे 0 इंटू आई कैप। माइनस 21 में से जब 2 घटेगा तो 19 बचेगा, और माइनस का 19 तो प्लस का 19 जे कैप यहां आ जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा बच्चों प्लस का 19,
प्लस का 19 के कैप। तो ये तो आंसर आ गया हमारा। अगर वो काश हमें केवल इतना ही पूछता कि इनका एक मतलब इनकी गुणा करके दिखाओ, क्रॉस करके दिखाओ, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकालना है। परिमाण निकालना हमने पहली दूसरी एक्सरसाइज में सीख लिया था। हम लोगों को क्या करना होता था, जिस भी सदिश का परिमाण निकालना है उसके अदिश घटकों का, अदिश घटक मतलब आई जे के गुणांकों के वर्ग करके जोड़ना होता था। मतलब आई के गुणांक का वर्ग 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। यहां से आप देखोगे बच्चों 0 का कोई औचित्य नहीं है और ये आ जाएगा हमारे पास में, मैं लिख देता हूं 19√2 आ जाएगा। आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो सॉल्व कर लेना, 19√2 आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर सीट भी साथ साथ खोलूं बच्चों, ताकि हम लोग आंसर भी मैच करते हुए चलें, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। एक बार आपके सामने YouTube पे वीडियो आ जाए तो फिर इसमें कहने की बात यह है कि संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सॉरी किसी क्वेश्चन को एडिट करने की, यानी कि उस क्वेश्चन में सुधार करने की। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब बहुत अच्छा सवाल, मुझे बहुत अच्छा सवाल लगता है ये 3rd नंबर का सवाल बच्चों। इस बात को आप समझ के चलिएगा। इसको जरा रफ करा दें हम, हो गया। तो नहीं 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 नहीं, अभी तो हमारा पहला ही हुआ ना, तो ये नहीं हुआ है, ये दूसरा सवाल है। अभी तीसरा नहीं करेंगे, पहले दूसरा ही हम लोग करने वाले हैं। तो क्या करना है, देखिए दूसरे सवाल पे आप थोड़ा सा नजर मारें और एक बार पढ़ें, और अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो लेक्चर को यहीं पॉज कर दें और पॉज करने के बाद से खुद से सवाल करने की कोशिश करें। और ये कर भी आप सकते हो, क्योंकि हमने जब इंट्रोडक्शन आपको कराया था तो उसमें इसका बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन था। उदाहरण नंबर 23 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो यही था, ठीक है। वो ये कह रहा है कि यदि हमारे पास में सदिश हो a प्लस बी और एक सदिश हो a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। ये मैंने आपको बताया था कैसे निकला जाएगा, मैं बताता हूं, अभी फिर बता दूंगा। यदि a का मान इतना है और b का मान इतना है, तो थोड़ा जनरल बात करते हैं। पहले सवाल के बारे में बात मत करो, सवाल के बारे में हो जाएगा, लेकिन पहले समझिए। अगर मेरे पास बच्चों ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो अगर हम चाहते हैं वेक्टर a और b, वेक्टर a और b की लंब दिशा में एक मात्रक सदिश चाहते हैं, मतलब क्या है, हम लोगों को ये चाहिए, ये क्या होता है, लंब दिशा में मात्रक सदिश होता है n कैप जिसको कहते हैं। हम अगर n कैप निकालना चाहेंगे तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, a क्रॉस b बटे a क्रॉस b का परिमाण। इस फॉर्मूले में और भी बारीकियां हैं, ये कैसे बना, कहां से आया, लेकिन ये सब चीज मैं यहां फिर से दोबारा डिस्कस करने वाला नहीं हूं। उसका एक वजह है, कारण है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में इसको, जब मैंने उदाहरण नंबर 23 कराया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बना है। थोड़ा सा दिमाग अगर आप भी लगा लोगे तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ये नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आप आसानी से समझ सकते हो। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों हमें करना है, इस बार ए वेक्टर ना दे करके उसने कहा है 2 वेक्टर दिए हैं। ये वाला वेक्टर तो a प्लस बी है और ये वाला वेक्टर बच्चों a माइनस बी है। इन दोनों के लंबवत एकांक सदिश निकालना है, यानी कि n कैप निकालना है। तो आप लोग अगर इसी फॉर्मूले से थोड़ा सी बातचीत करो, इनके बीच का एंगल आप थीटा कंसीडर कर लेंगे। a प्लस बी तथा a माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश, उस मात्रक सदिश को आप कैसे लिख सकते हो भाई, हमने कहा कि वो n कैप होगा और बराबर होगा जो सदिश है, जो 2 सदिश हैं, पहला सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, इन दोनों की हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी कि सदिश गुणा निकाल देंगे। और बच्चों उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो सदिश गुणा आई है उसके परिमाण से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे।
सेम इसी तरीके से हमने उदाहरण नंबर 23 का भी सॉल्यूशन किया था। तो अब रास्ते खुल चुके हैं, हमें क्या करना है, जो दिया है हमें बच्चों जो दिया है उससे बात करते हैं। हमें ए दिया है, ए जो वेक्टर है वो दिया है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर हमें बच्चों दिया है बी, और वो जो दिया है वो दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब चूंकि हमें n कैप निकालना है तो हमें पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा, a माइनस बी, उनकी फिर हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले मैं a प्लस बी निकालता हूं, वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ देता हूं, इन दोनों का योग निकालता हूं, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप 2k कैप को हम जोड़ देंगे किसमें, i कैप 2j कैप माइनस के 2k कैप में। एक बार जांच ले सवाल लिखा भी सही है या नहीं लिखा है, क्योंकि सवाल में काम ज़्यादा है, अगर कहीं थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हमने कर दी लिखने में तो 3i कैप, मैं एक बार जांच कर रहा हूँ, 3i कैप 2j कैप 2k कैप, ठीक है, फिर i कैप प्लस 2j कैप माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये और ये घट के 0 हो जाएगा, बाकी देखते हैं। तो a प्लस बी जो है बच्चों, a प्लस बी चाहो तो मैं आगे लिख दूं यहाँ, है ना, a प्लस बी 3i कैप और i कैप आ जाएगा 4i कैप, फिर आ जाएगा आपके पास में 2 और 2 ये भी 4j कैप, और देखो ये आ जाएगा 0 इंटू k कैप, क्योंकि ये कट जाएगा तो लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें अदिश घटक स्पष्ट दिखना चाहिए, ताकि हम लोग जब सारणिक में रखें तो ये क्लियर हो जाए। फिर हम लोग निकालेंगे बच्चों a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब 3i कैप 2j कैप और 2k कैप में से हम लोगों को घटाना पड़ेगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आप लोग एक चीज देखेंगे, थोड़ा सा मैं अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करूं, ये कैलकुलेशन एक लाइन बढ़ सकती है, क्योंकि मुझे जगह भी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो मैं एक स्टेप को थोड़ा सा कम कर सकता हूं। 2i कैप में से i कैप घटेगा तो सॉरी 3i कैप में से 1i कैप घटेगा तो 2i कैप बच जाएगा। 2j कैप में से 2j कैप घटेगा तो बेटे 0, यानी कि 0 इंटू j कैप बच जाएगा। फिर ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4k कैप। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है ये एक सदिश ये आ गया, एक सदिश ये आ गया। अब हमें इन दोनों की क्रॉस करनी है बच्चों, a प्लस बी की हमें क्रॉस करनी है a माइनस बी के साथ क्रॉस करनी है। तो रिजल्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, i कैप पहली रो, j कैप, फिर आपके k कैप। अब a प्लस बी के अदिश घटक लिखिए 4 4 0 4 4 0, और a माइनस बी का अदिश घटक लिए 2 0 4 2 0 और 4, ये हमारा सारणिक। इसको हम लोग क्या कर देंगे बेटे, प्रसार कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। आप लोगों को बहुत इजीली समझ में चीजें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बड़े सरलतम चैप्टर हैं आपकी कक्षा 12 के। लड्डू कहने की बात, इन चैप्टरों से जो नंबर आते हैं वो बिल्कुल फोकट के नंबर मिलते हैं। आई रखेंगे तो पहली रो खत्म, पहली पंक्ति सॉरी पहली रो खत्म और पहला कॉलम खत्म, 4 चौक 16 माइनस 0 16 माइनस 0। प्रसार करना आपको सारणिक में आता तो यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। ये गया और ये गया, 4 चौक 16 माइनस 0 4 चौक 16 माइनस 0, फिर के आ जाएगा प्लस का के कैप, तो बच्चों ये गया और ये गया, 0 माइनस 8 0 माइनस 8। आपको क्या मिलने वाला है, 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस के 8k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी की सदिश गुणा आ गई। हमें एकांक सदिश निकालने के लिए, हमें मात्रक सदिश निकालने के लिए बच्चों, ये तो हमने निकाल ही लिया है, हमें इसका मापांक भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जो a प्लस बी है और जो a माइनस बी की हमने क्रॉस निकाली है, a माइनस बी की सदिश गुण, उसका हम परिमाण निकालने, और परिमाण निकालने का तरीका वही होता है कि जो सदिश आया है उसके अदिश घटकों का क्या कर लेंगे हम लोग,
वर्गों का योग कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है ना, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो 24 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 576 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? 576 आएगा, ये वाला 576 आएगा। ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग, इसको इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, 16 का वर्ग जो होगा वो लिख लेना, फिर ये ऐड करके, और ये 24 का स्क्वायर होता है बेसिकली। तो अब लिख देंगे हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। और उस मात्रक सदिश को कैसे लिखेंगे बेटे? एन कैप लिखेंगे। और वो एन कैप कैसे डिफाइन हो जाएगा बच्चों? ये वाला हमने पहले लिख दिया है, इसका मान हमने निकाल रखा है ये कि 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस माइनस के 8 कैप के कैप बटे 24। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर तैयार है सर। 24 अलग कर लिया, यहां भी 24 अलग कर लिया, और यहां भी 24 आपका अलग हो गया। तो 4 चौक 16 और 6 चौक नहीं, इसको काट लो ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 तिया 24। तो आंसर आ जाएगा एन कैप 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो बड़े ही सरल और सिंपल क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम बेटे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हम लोगों को जो दिया है उस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन का शॉट लेकर के, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी तक के आए सभी सवालों में सबसे फेवरेट सवाल मेरा अभी आने वाला है, ठीक है। लेकिन आगे भी 1-2 सवाल अच्छे हैं, लेकिन अच्छे सवालों में से एक है क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है एक मात्रक सदिश है ए, कोई सदिश है हमारे पास में ए, मात्रक सदिश कहा है, इसका मतलब इस पे कैप लगनी चाहिए थी, चलो किताब वालों ने नहीं लगाई तो कह दिया है कि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इसका मापांक 1 है, ठीक है। जब हमने पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि सदिशों के प्रकार, तो उसमें हमने मात्रक सदिश सारे अलग अलग प्रकार के सदिश पढ़ाए थे, तो उन सदिशों को भी जान लेना बेटे बहुत अच्छे से जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो, आई कैप के साथ में देखो ये जो सदिश है ए, ये आई कैप का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बना लेते हैं। देखो सुनो ध्यान से देखना कि ये हमारा इधर की तरफ एक्स एक्स हो गया, इधर की तरफ हमारा वाई एक्स हो जाएगा बच्चों, और इधर आप ले लेते हैं जेड एक्स। उसने ये कहा है कि कोई मात्रक सदिश है, सपोज कर लो ये हमारे पास एक मात्रक सदिश ए कैप है, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या होता है? आई कैप होता है, इतना सबको पता है। वाई एक्स की दिशा में मात्रक सदिश हम लोग जे कैप कंसीडर करते हैं हमेशा, और जेड एक्स की दिशा में हम लोग मात्रक सदिश के कैप को कंसीडर किया जाता है। अब उसकी बातों पे हम नजर मारते हैं। जो ए है वो आई के साथ में π/3 का कोण बनाता है। ए जो है आई के साथ में ये वाला एंगल आ गया π/3, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं कुछ याद आ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस, द्विक कोसाइन, जो टॉपिक हमने 10.1 में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था और 10.2 में तो बहुत इस्तेमाल किया था, वो यहां पे काम में आने वाला है। फिर कह रहा है कि जे के साथ में जो एंगल इसका बन रहा है, जे के साथ में वो एंगल बन रहा है सर इसका π/4, ठीक है। अब हमें ये देखना के साथ में कितना एंगल बन रहा है। उसने कहा के साथ में सर बन रहा है थीटा, तो यहां से कुछ ऐसा दिखा देंगे हम लोग थीटा। चूंकि ये 3D फिगर है तो एग्जैक्ट चीजें आपको यहां दिखेगी नहीं,
समझ में आई बात नहीं? ये 3D फिगर को हम लोग 2D में बेसिकली बना रहे हैं, तो इसलिए ये एंगल आपको अजीब अजीब दिखाई देंगे। लेकिन अब क्या करें, हम लोग का जो सिस्टम है वो भी ऐसा ही है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं वो भी पेपर पे करने हैं, वो भी 2D में ही करने हैं, तो डायग्राम मजबूरी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अभी तकनीक इतनी डेवलप नहीं हुई है कि 3D में सब चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएं और आप 3D में ही क्वेश्चन करके आ जाएं, तो शायद भविष्य में ऐसा हो जाए। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी के समय में आप लोगों को ये फिगर समझनी पड़ेगी जो इसके अंदर बातें हैं, ठीक है। और 3D पढ़ाते समय मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे ये एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और ये परस्पर लंबवत होते हैं तीनों अक्ष। बात समझ में आई? 11वीं क्लास में भी 3D का कुछ हिस्सा था, तो वहां भी आप लोगों ने समझा होगा। अब वो सबसे पहली बात कह रहा है कि सर थीटा का मान ज्ञात कर दो, तो वो तो मैं ज्ञात कर दूंगा, मेरे को एक रिजल्ट पता है, उससे मैं निकाल दूंगा। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर ए के घटक ज्ञात करने हैं। घटक ज्ञात करने का मतलब है घटक दो तरीके के होते हैं, सदिश घटक भी होते हैं, अदिश घटक भी होते हैं। तो पहले हम लोग अदिश घटक निकालेंगे, उसके बाद सदिश घटक निकाल देंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करा रहा है पिछली दो एक्सरसाइज 10.1 10.2 का एक बढ़िया रिवीजन ये आपको करा रहा है ये क्वेश्चन। तो हम लोग एक बात सुन लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, माना जो सदिश हमारा ए है, सदिश ए, सदिश ए एक्स या फिर आई जे के, आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है, बनाता है। अब हम लोगों ने ये कहा था, आपको एक बार समझाया था कि अगर कोई भी सदिश है ना, कोई भी सदिश एक्स अक्ष से, वाई से, जेड से अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है बच्चों, तो ये कॉस अल्फा है ना, कॉस बीटा, कॉस गामा बच्चों, ये इस सदिश ए के, ये जो सदिश हमारा है, द्विक कोसाइन कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो हम यहां लिख देंगे, अतः सदिश ए के द्विक कोसाइन, ठीक है, द्विक कोसाइन, इनके डायरेक्शन कोसाइन जिसको हम कहते थे, डायरेक्शन कोसाइन्स, ठीक है, क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा होते हैं। इतनी बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई। और कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के संबंध में हमने एक रिजल्ट वहां पढ़ा था कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को अगर आप जोड़ते हो तो 1 आ जाता है। इसको हम 2-3 तरीके से प्रूव भी किया था। तब हम जानते हैं क्या कि सर कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा जो है वो हमारा 1 के बराबर होता है। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, प्रश्नानुसार आप चलो, क्या चलो बच्चों, प्रश्नानुसार, तो अल्फा का मान, अल्फा मीन्स जो आइस एंगल बन रहा है वो π/3 है, बीटा का मान π/4 है। कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, गुरुजी आप किस तरीके की पढ़ाई करा रहे हो, ये π/3 है, ये π/4 है, 60 और 45 तो 105 हो जाएगा, लेकिन ये एंगल तो आपका 90 डिग्री होता है भाई। फिर वही बात आ जाएगी, 3D फिगर है, ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तल में नहीं है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए कहीं स्पेस में है बाहर, ठीक है। तो इसको आप फील करेंगे सिर्फ, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी 3D त्रिविमीय ज्यामिति, तब आपको ये फील होगा ये कहाँ है,
ये इस तरीके से जैसे आप अपने कमरे के कोने से एक लाइन खींचे और पंखे से मिला दें, इस तरीके से वेक्टर है। और आप अपने कमरे के कोने में 3 लाइनें आपको जाती दिखती हैं। एक छत की तरफ जाती है सीधी लाइन, जिसको आप वाई एक्स कह सकते हो, एक इधर की तरफ जाएगी जिसको आप एक्स एक्स कह सकते हो, और एक इधर की तरफ आएगी सीधा बाहर की तरफ, वो आएगी जेड एक्स। तो वहां से आप फील कर सकते हो। तो गामा हम लोगों को क्या दिया है, उसने गामा थीटा कहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों 1। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पे आप देखोगे सर 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कोस स्क्वायर थीटा का जब यहां से मान निकालेंगे तो 1 माइनस इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, या कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपके पास वैल्यू दे देगा 1/2, 1/4, या कॉस थीटा अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा, या कॉस थीटा के 2 वैल्यू निकलेंगी, एक तो माइनस का प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2। आप इस बात कर सकते हो इस मामले में कि अगर यदि कॉस थीटा को हम लोग प्लस 1/2 वैल्यू देते हैं तो कॉस थीटा बराबर कॉस ये वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, तो थीटा का मान पाई बाई 3 आ जाता है। ठीक है, 2 मान ही डिस्कस करे होंगे उन्होंने, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके। और यदि हम लोग कॉस थीटा को, यदि हम लोग बच्चों कॉस थीटा को नेगेटिव वैल्यू देते हैं, कॉस थीटा ये तो हटा दो ना, ये तो फालतू की चीज है, पहले समझा चुके हैं इस बारे में। यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेके चलते हैं तो आपको पता है कि सर साई कोस की जो वैल्यू होती है ना, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री चतुर्थांश में देखें, कोस केवल कहां कहां प्लस का होता है, यहां पर प्लस का होता है। और ध्यान रहे थीटा जो है हमारे पास एक न्यून कोण है, तो थीटा हमारे पास न्यून कोण है तो वैल्यू निकल के आ गई ना, न्यून कोण का मतलब 90 से कम वाला एंगल, तो ये पाई बाई 3 आ गया ना एक। जब हम माइनस में वैल्यू लेंगे तो कोस माइनस में यहां होगा या फिर माइनस में यहां होगा, और इन दोनों केसेस में ही आपका एंगल अधिक कोण हो जाएगा या फिर वृत्त कोण हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला हमारा अमान्य हो जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू हमारी अमान्य है। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। बात आपको समझ में आ गई? तो थीटा की जो सही वैल्यू वो ये है। अब उसके बाद हमें उसने कहा है कि सर इसके घटक बताइए। तो घटक क्या होते हैं, जो हमारा सदिश दिया गया है, सदिश ए कि जो बच्चों घटक होंगे, घटक होते हैं, घटकों को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा कोमा कॉस बीटा कोमा कोस गामा, ये घटक होते हैं। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं यही घटक हो जाते हैं बच्चों। तो हम लोग यहां पर वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख देंगे। कोस अल्फा की वैल्यू हमारी पाई बाई 3 है, कॉस बीटा की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 है, कॉस गामा की वैल्यू थीटा थी, थीटा की वैल्यू हमने पाई बाई 3 ही निकाल ली। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 कोमा 1/√2 कोमा 1/2, ये इसके घटक आ जाएंगे। और इन घटकों को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इनको हम लोग अदिश घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश घटक। तो बड़ा ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये करना चाहिए, पेपर में भी पूरी आने की संभावना है। चलिए हम चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन। बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपको समझा के जाएगा। इसको आप पॉज करके नोट कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 4 में आप ध्यान दोगे, वो कह रहे दर्शाइए कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं आपके सामने। ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी जो बराबर होता है वो 2 इंटू ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से करोगे आप लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। आपको बहुत अच्छे से चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्रम का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? क्रम, ऑर्डर का ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन अपने आप से चलता रहेगा, बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। हम लोग पहले इस ए की क्रॉस इस पूरे ब्रैकेट में करने वाले हैं। तो जैसे पहले आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस 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 ए क्रॉस बी हो गया। फिर इसकी करेंगे प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस ए माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी। और जब हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कभी एक वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस करते हैं तो जीरो वेक्टर आता है। क्या आता है बच्चों? जीरो वेक्टर आता है। क्योंकि जब आप इसको क्रॉस करोगे, क्रॉस कैसे किया जाएगा? ए क्रॉस एक निकालने का तरीका क्या रहेगा बच्चों? कि ए का मापांक यानी कि ए का परिमाण साथ में फिर ए का परिमाण इंटू साइन थीटा। कोई भी वेक्टर अपने आप में कितने का एंगल बनाता है? या तो बनाएगा या क्या जीरो का ही बनाएगा ना अपने आप से। साथ में एन कैप जो भी होगा वेक्टर आएगा। तो आप देखोगे सर साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ है ही। हम लोगों को यहां जीरो नहीं लिखना है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लें आप लोग कि हम लोगों को यहां पर जीरो नहीं लिखना है, हमें जीरो वेक्टर लिखना है। ये बहुत बड़ी बात है। कहोगे सर किताबों में जीरो लिखा है? नहीं, अगर किसी किताब में जीरो लिखा है तो उन्होंने इसको डार्क किया होगा। ये सामान्य जीरो नहीं होगा, ये ऐसे बहुत डार्क सी जीरो बनाई होगी उन लोगों ने। तो आप इस बात को समझ लें कि ये वाला बिट तो जीरो हो जाएगा और प्लस का ए क्रॉस बी। और आपको पता है अगर मैं इसका क्रम बदल दूंगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस माइनस आ जाएगा अगर मैं इसको ए क्रॉस बी करूंगा। प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर होता है माइनस के बी क्रॉस ए के। क्यों होता है इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा इंट्रोडक्शन में हो चुकी है। और ये भी आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी बात है ए क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी। तो ये दोनों चीजें सेम हो गई तो आप लिख दोगे सर ये आ जाएगा 2a क्रॉस बी विच इज योर राइट हैंड साइड। अब बात खत्म। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4 डन। एक बहुत अच्छा सवाल है, नीचे की तरफ आएंगे हम लोग फिर। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चले। उसने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमको करना है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? उसने ये कहा है कि एक लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए यदि, 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि वाली बात उठाओ सिर्फ कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, यही तो है कि क्रॉस करनी है, सदिश गुणा करनी है i कैप प्लस लैम्डा j कैप और आपका प्लस का म्यू k कैप इज इक्वल टू। बेसिकली ये जीरो नहीं होगा, मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैंने लिखने में थोड़ी गलती करी है। ये जीरो वेक्टर है, दिस इज नॉट जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं है, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वही गलती मैं कर रहा हूँ। बेसिकली जीरो वेक्टर के बराबर है। और जीरो वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी मैं आपके सामने लिख। इसकी क्रॉस का तो तरीका एक ही हमने सिखाया है कि सारणी बनाएंगे i कैप j कैप और बच्चों k कैप। यहाँ पे 2 आ जाएगा 627 के इसके अधिस घटक लिख लोगे। फिर यहाँ पर 1 लैम्डा और म्यू और बच्चों ये आ जाएगा बराबर जीरो के। जीरो को लिखो 0 इंटू आई कैप प्लस, बाद में लिख लेंगे, चलो अभी जीरो वेक्टर रहने दो क्योंकि काम इसमें भी है। तो जब इसका मैं प्रसार करूंगा तो आप देखोगे ये गया और ये वाला वेक्टर म्यू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा
माइनस का जे, ये गया और ये गया, 2 म्यू माइनस 27, फिर प्लस का के आ जाएगा आपके पास में, और ये गया और ये गया, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू, जीरो को लिख लेंगे हम 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपको दोनों तरफ घटकों, जो हमारे अदिश घटक हैं दोनों सदिश, ये भी सदिश है ये भी सदिश है, दोनों तरफ घटकों की तुलना कर लो जिससे आसानी से निकल जाएगा। आई का घटक, आई का गुणांक इधर है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। फिर जो जे का घटक है ध्यान से देखिएगा, वो माइनस में है, बेसिकली माइनस का 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। और फिर 2 लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन में से जोन सी भी दो समीकरण आपको लग रही है सही, आज नीचे की दोनों से निकल जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण 2 से अगर हम देखें, समीकरण 2 से आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस का 2 म्यू प्लस के 27 इज इक्वल टू 0, या माइनस के 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 27, या म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 27/2। तो बेटे म्यू का मान तो हमने निकाल दिया बड़े प्यार से, 27/2। अब समीकरण 3 से आप बात कर लो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारा कि 2 लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, या 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, या लैम्डा की वैल्यू आपको 2 या 6 3 आ जाएगी। और कुछ नहीं करना है, आप लोग पॉज कर लो, नोट कर लो, अगर आपको इच्छा है तो इसको नोट करने की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आप लोग जरा इसको हटाएं पहले, फिर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा है, कुछ बातें करनी है, सवाल नहीं है। उसने कहा है कि अपने मन से कुछ करना है। दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0 है। कितना है बच्चों? a डॉट बी बराबर 0 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, a डॉट बी बराबर 0 है, ठीक है, चलो एक बात समझ में आ गई। और एक रोज b बराबर भी 0 है, एक रोज b बराबर भी 0 है। सदिश a और b के बारे में आप क्या कहेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। हमें ये देखना है कि a और b के बारे में क्या कह सकते हो, ये a और b कैसे सदिश हो सकते हैं, इस बारे में बात करनी है। देखो सुनो, बहुत ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ढूंढो आप। इसका मतलब है कि a वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है, या सिंपल मतलब लिखो इसका, सिंपल मतलब लिखो। जब दो वेक्टरों की सदिश गुणा 0 हो जाती है तो आपको पता है कि वो वेक्टर, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर यानी कि एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है a डॉट बी जब निकालते हैं बच्चों तो उसमें फॉर्मूला बनता है वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण और साथ में cos थीटा। अगर ये दोनों लंबवत होंगे तो यहाँ 90 कंसीडर करेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 तो इसलिए 0 हो जाता है, तो a डॉट बी हमारा 0 हो जाता है। तो यानी कि आपके पास में थीटा क्या आ जाएगा, थीटा जो इनके बीच का एंगल है वो 90 रहेगा, π/2 रहेगा, ठीक है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो भैया मैं तो ये निष्कर्ष निकाल चुका हूं, a डॉट बी अगर 0 है तो ये क्लियर है कि ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे। एक बात और हो सकती है, या फिर हमारा वेक्टर a और b, ठीक है, b में से कोई एक या दोनों सदिश शून्य सदिश हो। ये बात जो मैंने लिखी है ऊपर वो आपको समझ में आ गई। a डॉट बी तभी 0 हो सकता है या तो दोनों परस्पर लंब हो यानी कि इनके बीच का एंगल थीटा बराबर π/2 हो जाए, या फिर दूसरी बात हो सकती है कि a और b में से कोई सा एक 0 हो जाए, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए। तो इस बात को मैं समझा पाया हूं। चलो इस बात से हमने एक निष्कर्ष निकाली, नीचे वाले से बात करते हैं। उसने कहा कि a क्रॉस b भी बच्चों 0 है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, सीधी सीधी बात है, इसका मतलब ये निकलेगा
कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, 0 डिग्री। भाई आपको मैं बता चुका हूं, अगर दो वेक्टर समांतर हैं या संरेखी हैं एक ही रेखा के ऊपर, जब उनके बीच का एंगल 0 होगा तभी तो उनकी सदिश गुणा 0 वेक्टर बनेगी, यहां 0 वेक्टर होगा ये। एक बात तो ये बन सकती है, या ए बी में से कोई एक या दोनों सदिश शून्य सदिश है। तो भैया देखो, अब ध्यान से देखो, जो ये पहली बात है, ये वाली बात और ये वाली बात एक दूसरे को काट रही है, मतलब एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से काट रही है। कह रहे हैं कि ए और बी लंब है, मान लिया ए और बी लंब है, ए और बी हमने मान लिया लंब है, ये ए है और ये बी है। अगला रिजल्ट कह रहा है कि नहीं सर ये दोनों समांतर है, ये ए है और ये बी है। तो ऐसी दुनिया में कोई सदिश नहीं है जो परस्पर लंब भी हो जाए और समांतर भी हो जाए, तो ये बात तो सही नहीं है। तो बात सही फिर ये वाली होगी, आगे वाली। समझ में आ रही बात? ये या तो दोनों ही, ठीक है ना, दोनों ही है ना, दोनों ही 0 होंगे। तो यही निष्कर्ष निकाल लेंगे हम लोग कि हम ये कहेंगे उपरोक्त से, यानी कि जो ऊपर से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि, ठीक है ना, आपके पास में वेक्टर ए जो है वो भी एक 0 सदिश है ना, और या लगा लो बीच में, वेक्टर बी भी एक 0 सदिश है, तथा वेक्टर ए 0 सदिश है और वेक्टर बी भी 0 सदिश है। ये दोनों हमारे पास में रिजल्ट निकले, या तो ये वाला सदिश, ये निष्कर्ष निकाला हमने, ये निष्कर्ष निकाला हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, और मुझे लगता है ऊपर वाला रिजल्ट भी फेल हो जाएगा। दोनों में से कोई एक 0 रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 रहेगा, तब भी बात नहीं बन पाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये नीचे वाला बनेगा, ये उत्तर है। आप भी लिखेंगे, ठीक है ना। आपके पास में क्या आंसर दिया है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर, वैसे आप ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन को, उन्होंने सिर्फ नीचे वाला दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों ही रिजल्ट आप लोग लिखें। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब हम चलते हैं आगे का, सेकेंड हाफ इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बाकी सवालों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः, ठीक है ना, एक मिनट जरा थोड़ा कैमरा सही कर दूं यार। ठीक है, कहा कि मान लीजिए कि सदिश ए बी सी क्रमशः ये बराबर है। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। उसका मतलब है कि वेक्टर ए जो है वो तो A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप है। ठीक है, फिर वेक्टर बी जो है बच्चों वो है आपका B1 i कैप और B2 j कैप और B3 k कैप, और वेक्टर सी जो है वो C1 i कैप और C2 j कैप और C3 k कैप के बराबर है। ठीक है,
तो क्या करना है हमें, दिखाना है कि ये चीज दिखानी है, हमें दिखाना है तब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि A क्रॉस B प्लस C जो है वो बराबर होता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। बच्चों अगर आपको सारणिक की एक दो बात पता हो तो इस सवाल में कुछ नहीं है। मतलब देखो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब A क्रॉस B प्लस C लेता हूँ, तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है A1 I कैप प्लस A2 J कैप A3 K कैप। इसकी क्रॉस करनी है, हम दोनों को जोड़ देंगे इनको, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब हम B1 जब B को C में जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो ध्यान से देखना कि B1 प्लस C1 I कैप। नहीं समझ में आया भाई, जब इसको जोड़ोगे आप B1 I प्लस C1 I कॉमन निकाल लो तो B1 प्लस C1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां ब्रैकेट लगा लो ऐसा करके, प्लस B2 प्लस C2 J कैप प्लस B3 और B3 प्लस C3 K कैप आ जाएगा। और इस सारणिक, इसका मान निकालने के लिए हम लोग सारणिक का ही यूज करेंगे। आप समझ रहे हो, हमने पहले B प्लस C अलग से निकाल सकते थे वैसे, फिर बाद में कर सकते, तो मैंने डायरेक्ट ही B प्लस C यहां निकाल लिया है। तो आप क्या करते थे, यहां लिखोगे I कैप और कोमा J कैप और कोमा K कैप, फिर यहां पे आ जाएगा पहले वेक्टर के अदिश घटक A1 A2 A3, नीचे आ जाएगा B1 प्लस C1, फिर B2 प्लस C2, और थोड़ा सा दूर लिखो उसको J कैप, और यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ पे आ जाएगा K कैप, और बच्चों नीचे आ जाएगा A3, और नीचे आ जाएगा B3 प्लस C3। अब सारणिक में एक खास बात होती थी, अगर मैं इस सारणिक को तोड़ना चाहूँ दो हिस्सों में टूट जाएगा। कैसे, इसको लिख दोगे A कैप I कैप J कैप और K कैप प्लस I कैप J कैप और K कैप। किसी एक रो के एलिमेंट्स को तोड़ के हम ब्रेक कर सकते थे, वो सारणिक में हमने सीखा था। देखो ये तो जो का तू रह जाएगा A1 A2 और A3, यहाँ भी A1 A2 और A3। तो बच्चों ये B1 प्लस C1 है, यहाँ पे आ जाएगा B1, यहाँ पे आ जाएगा C1, क्योंकि B1 पहले वाले में C1 अगले वाले में, B2 यहाँ आ जाएगा, C2 यहाँ आ जाएगा, B3 यहाँ आ जाएगा आपका, और C3 यहाँ आ जाएगा। अब इस बात को ध्यान से देखो, ये क्या है, बेसिकली ये है A क्रॉस B। आप चेक कर लो, जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो ऐसे तो निकालोगे। फिर बच्चों ये वाला क्या है, ये है A क्रॉस C, चेक कर लो, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बात खत्म हो गई बड़ी सरलता से, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको जरा हटा लो, नोट कर लो, कुछ करना है तो। 8वें क्वेश्चन में भी हमें छोटी छोटी सी दो बातें करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्या कह रहा है हमें, देखिए वो कह रहा है, भाई साहब कह रहे हैं कि यदि, उसने एक बात कही है 8वें में, इसको थोड़ा समझेंगे बहुत अच्छे से। उसने कहा कि यदि वेक्टर A एक जीरो वेक्टर हो, या फिर अथवा का मतलब, अथवा मतलब या तो ये या ये है ना, अथवा वेक्टर B भी एक जीरो वेक्टर हो, तब इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज का मतलब, तब इसका मतलब ये हो सकता है कि इनकी क्रॉस भी एक जीरो वेक्टर निकल करके आएगी, जो कि बहुत सही है। हमने पिछले एग्जांपल में भी एक देखा था, कुछ ऐसा स्थिति बनी थी। अब भाई साहब कह रहे क्या इसका विलोम भी सत्य है, मतलब इसको उल्टा पढ़े, इसका विलोम यहां लिखेंगे विलोमतः, विलोमतः मतलब अगर A क्रॉस B, ये वाली बात, जीरो वेक्टर हो जाए, दिस इंप्लाइज, क्या ऐसा है कि या तो A वेक्टर जीरो हो अथवा B वेक्टर जीरो हो। लेकिन बच्चों एक कंडीशन और है, ये तो कंडीशन है ही, साथ साथ ही एक बात और आ जाएगी,
साथ ही वेक्टर ए समांतर भी हो सकता है वेक्टर बी के, तब भी 0 हो सकता है। देखो दो वेक्टरों की सदिश गुणा 0 वेक्टर आ रही है, तो या तो स्थिति ये बनेगी, दोनों में से कोई सा एक 0 हो जाएगा, या फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो जाए, है ना, यानी कि थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, पाई भी आ सकती है। तो अब आप ये सोचो जरा, उससे ये कहा था कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा तो है ही, साथ में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं बेटे, इस बात को हम लोग कैसे कह सकते हैं, इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि यदि a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर है, तब सदिश a बराबर 0 वेक्टर अथवा सदिश b बराबर 0 वेक्टर हो सकता है, लेकिन एक अन्य स्थिति भी संभव है। कौन सी? संभव है कि जब A तथा B परस्पर समांतर अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो। समझे? तो बस इतनी बात कहनी, हमने जो निष्कर्ष निकाला था विलोमतः हमने ये बात कर ली है। तो अगर 0 है तो बात खत्म हो गई। तो अब वो कह रहा है कि एग्जाम्पल भी दीजिए। तो दो सदिश एक ऐसे उठा लें, ए की कुछ ऐसी वैल्यू ले लें जो 0 ना हो, बी की वैल्यू कुछ ऐसी ले लें जो 0 ना हो, और उनका एक रोज भी 0 आ रहा हो, ठीक है। तो आप ले लो, जैसे कि सपोज कर लो हमने लिया आई कैप, जे कैप और प्लस का के कैप, 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप, ठीक है ना। एक मिनट जरा, चलिए। तो हम अगर ये एग्जांपल लेते हैं, आप देखो कि दोनों ही वेक्टर 0 नहीं है, ना तो a 0 है ना b 0। अगर आप इसका क्रॉस निकालोगे, आई जे के करके निकालोगे, यहाँ 1 1 1 और यहाँ 3 3 3, इसे आप सॉल्व करके देख लेना, ये 0 वेक्टर ही आएगा, ये कन्फर्म है। आप सॉल्व कर लेना, ये बेस्ट एग्जांपल है, या कोई भी बना सकते हो आप अपनी तरफ से, तो आप 0 ही पाओगे इसको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर है 9, हटा दें इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके सामने है बच्चों 9, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 के अंदर है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष कुछ इस तरीके से हमें त्रिभुज दिया गया है, हम बना लेते हैं। ये ए है, लड्डू बी और सी, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये 9th क्वेश्चन है। उसने कहा है कि ए के कोऑर्डिनेट जो है वो 1 1 और 2, ये है 2 3 और 5, और ये 1 5 और 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें चाहिए। किसका चाहिए? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने ही बताया था आप लोगों को, आपको, कि अगर कोई भी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो जिसकी दो संलग्न भुजाएं, जैसे ये वाला वेक्टर ए हो और ये वाला वेक्टर बच्चों बी हो, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सिंपली 1/2 ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने बताया था। यानी कि हमें दो सदिश चाहिए, ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, इनकी क्रॉस कर देंगे तो हमें चाहिए सदिश ए बी चाहिएगा और सदिश बी सी चाहिए, ए सी चाहिएगा। इन दोनों की क्रॉस करके परिमाण निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बच्चों, का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। अब प्रश्नानुसार हमें जो दिया उससे बात करते हैं। आप OA का मतलब ए का स्थिति सदिश लिखिए पहले, वो होगा क्योंकि ये अदिश घटक दिए हैं तो 1 2 3 सॉरी 1 1 1 2 आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2 सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। फिर लिखिए आप OB क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के 5 के कैप। फिर OC लिखिए, OC बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना, OC आ जाएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब पहले मैं निकालता हूं AB कैसे निकलेगा बच्चों, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, वो होगा OB माइनस OA। इसका मतलब है कि OB में से इस OB में से OA घटाना पड़ेगा, तो आप पूरा लिख सकते हैं 2i कैप, या डायरेक्ट लिख दूं मैं घटा के, 2i में से एक आई जाके आई बचेगा, 3 में से जे जाके 2j कैप बचेगा, इसमें से तो 3k कैप बच जाएगा। फिर आपको चाहिए चूंकि AC तो AC हो जाएगा OC माइनस OA। इसको आप पूरा खोल के भी लिख सकते हो, आपको वैसा खोल के लिखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा संकुचित कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आपका समय कम लगे, समझ में पूरा आ जाए। तो OC कितना है बच्चों, दिस माइनस दिस करेंगे, देखो आई में से आई जाके बचेगा 0, तो 0 इंटू आई कैप लिख देंगे, दिस माइनस दिस तो प्लस का 4j कैप, दिस माइनस दिस करेंगे तो 3k कैप। तो अब आप निकालना चाहते हैं AB क्रॉस AC, और उसको आप सारणिक विधि से निकालेंगे, आई कैप जे कैप और बच्चों के कैप। AC के अदिश घटक लिखिए AB के 1 2 3 0 4 3। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई यहां आ जाएगा, दिस इंटू दिस, 3 दूनी 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 प्लस माइनस का जे कैप, ये गया 3 माइनस 0, फिर प्लस का के कैप, ये गया 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप। अब हमें इसका परिमाण चाहिए, AB क्रॉस AC का परिमाण क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 9 प्लस 16, तो बच्चों ये आ जाएगा लगभग 45 और 16 61। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, फिर यहां पे लिख देंगे आंसर कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 AB क्रॉस AC। इसका मतलब 1/2 AB क्या आ जाएगा आपके पास में, AB हमारे पास में AB क्रॉस AC कितना आ गया हमारे पास 61, तो लिख देंगे √61 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, वर्ग इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व, 9th था शायद, हाँ। अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 में क्या कहा है उसने, रफ कर दूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस पर विचार करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहने की कोशिश ये कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था। अगर इस वेक्टर को समांतर चतुर्भुज भी नहीं बना पा रहा मैं सही में, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज। उसने कहा कि संलग्न भुजाएं, यानी कि ये वेक्टर ए है, ये दिया गया है कितना, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 3k कैप। दूसरी भुजा जो है बी, वेक्टर बी दिया गया है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस का k कैप।
तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने फॉर्मूला बताया था, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल वो हो जाएगा सर सीधा a क्रॉस b का परिमाण निकाल दो। यानी कि पहले सीधा सीधा क्या करना है आपको, a क्रॉस b निकालना है और इस a क्रॉस b को निकालने के बाद में आप लोग उसका परिमाण निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि मान लीजिए कि सदिश a और b इस प्रकार है कि, 11वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन इस तरीके से कहा है कि वेक्टर a का जो परिमाण है वो 3 है और वेक्टर b का जो परिमाण है बच्चों वो दिया गया है √2/3। तब a क्रॉस b, उसने कहा है तब a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है। a क्रॉस b क्या है, a क्रॉस b क्या है बच्चों, मात्रक सदिश है। अभी बताऊंगा इससे क्या निकलेगा, मात्रक सदिश है। ठीक है, मात्रक सदिश है। ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना। देखो सुनो, आप ध्यान से देखो, मात्रक सदिश है, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी को जब हम लिखते हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और साथ में एन कैप। क्योंकि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। भाई ए क्रॉस बी का परिमाण ये होता है, ध्यान रखें इस बात को, चाहे नोट कर लें। ए क्रॉस बी का जो परिमाण होता है वो होता है ए वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण और साइन थीटा। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखें। अब ए क्रॉस बी, चूंकि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, इसीलिए हम एक बात कह सकते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा बराबर आपका 1 होगा। वेक्टर ए का परिमाण 3 है, 3 है 2 है, 3 है और इसका परिमाण √3/2 है, √2/3 है और साइन थीटा बराबर 1, 3 से 3 कटेगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2 और साइन थीटा का वैल्यू, ये साइन 45 का वैल्यू बच्चों होता है और थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। चेक कर लो कौन सा विकल्प सही है, चेक कर लो π/4 कौन सा विकल्प आपका सही है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा जोर आजमाइश करते हैं। और वो लिखा नहीं है मैंने क्वेश्चन, तो अब आप अपनी किताब उठा लो, नहीं लिखेंगे बस, अब सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है उसको पढ़ लो जरा आप बैठ के, आपके पास समय है तब तक। एक आयत उसने कहा है, एक आयत कहा है, ठीक है आयत कह दिया है, उसके शीर्ष ये ए है, बी है और सी है और ये डी है। इनके स्थिति सदिश हमें दे दिए गए हैं 12वें क्वेश्चन में, हमें दिया है ओ ए दे दिया, ओ बी दे दिया, ओ सी दे दिया और ओ डी दे दिया। कितना कितना दिया है भाई उसने, ये दिया है माइनस के, मैं इसे करूंगा नहीं, मैं इसे समझा के छोड़ दूंगा, बाकी है कुछ नहीं क्योंकि हमने बहुत सवाल कर लिए इस टाइप के। ठीक है ना, आपके पास में 4k कैप और बी आपके पास में दिया है i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। अरे दोनों सेम है, आई थिंक तीनों ही सेम है, नहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है सिर्फ भाई। i कैप 1/, इस तरह है बहुत सवाल। 4k कैप, डी जो दिया है वो माइनस के i कैप -1/2 j कैप और प्लस के 4k कैप, ये दिया है। इसका क्षेत्रफल बताना, तो एक क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा बच्चों ये वाला सदिश और ये वाले सदिश की हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी, इसका परिमाण निकाल देंगे, वर्ग इकाई आप लोग लिख देंगे। मतलब आप करना क्या है आप लोगों को, पहले आप निकालोगे ए बी निकालोगे जो कि ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, फिर आप निकालोगे ए डी निकालोगे जो कि ओ डी माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप लोग ये चीज़ निकालने के बाद में, ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ निकालने के बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, या सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना है, ये चीज़ तो आप निकाल ही लोगे ना, मैंने कई बार निकलवा दिया यार। निकालने के बाद में आप लोग क्या करोगे, फिर ए बी क्रॉस ए डी निकालोगे आई जे के वाले सिस्टम से, जो भी आएगा उसका फिर आप लोग परिमाण निकाल दोगे और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आज का जो परिमाण क्षेत्रफल होगा इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक एक्सरसाइज और बचती है बच्चों, विविध प्रश्नावली, उसके क्वेश्चंस के साथ मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।